वेलकम इन शिक्षा नेचर। आज का वीडियो कक्षा 10 के लिए है और ये जो पार्ट 3 है सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है आर्थिक विकास की समझ पुस्तक का विकास, आय और अन्य मापदंड। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। मतलब ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण है, अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा तालिका 1.3, 1.4 से हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय है उसके अनुसार करते हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय यहाँ 2017-18 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपये में 2,03,340 दी हुई है। केरल 1,84,000 है और बिहार 38,631 है। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट है। ये विशेषताएं क्या हो सकती है कि 2016-17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। मतलब हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम ये देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की सबसे पीछे। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 2,03,340 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 38,631 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा अगर आय का हिसाब रखा जाए। अब इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। तालिका 1.4 हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्ति 2017 में हरियाणा में 30 है, केरल में 10 है और बिहार में 35 है। तो यहाँ कि केरल में शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है, जबकि आय के हिसाब से हम देखें तो बिहार नीचे है और हरियाणा की आय ज़्यादा है। लेकिन यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है हरियाणा की 30 है और बिहार की 35 है। साक्षरता दर देखें तो 2017-18 में हरियाणा की 80 है और केरल की 96 और बिहार की 71। और निवल उपस्थिति अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष 2017-18 हम देखें तो यहाँ हरियाणा 67, केरल 77 और बिहार 55। तो यहाँ जो उपस्थिति है वो बिहार की कम है और उसके बाद हरियाणा है और सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति है वो केरल की है। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ शब्द है कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। मतलब 1,000 बच्चे अगर 1 वर्ष में पैदा होते हैं तो उसमें यहाँ ये बताया गया है कि हरियाणा में 30 उनमें मर जाते हैं और केरल में 10 और बिहार में 35। अब हम देखते हैं साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। निवल उपस्थिति ये 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत। तो यहाँ इसमें जो केरल की स्थिति है वो ठीक है। आगे हम देखते हैं कि जो पहला स्तंभ है वो बताता है कि केरल में 1,000 जीवित बच्चे पैदा हुए, उनमें से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में अनुपात 30 था तो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा हमने पहले 1.3 तालिका में देखा। जरा सोचिए कि अपने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। ये सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं, वर्ष 2017-18 के हैं।
तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष के बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती है। तालिका 1.4 का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब पढ़ नहीं पाते। तो वास्तव में क्या है यहाँ, ये हमने समझा है कि प्रतियुक्ति आय हरियाणा की ज़्यादा है, लेकिन जो स्थिति है वो शिक्षा में और शिशु मृत्यु दर में वो केरल से अच्छी नहीं है। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। मतलब कहने का कि पैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ स्वास्थ्य और सारी सुविधाएं अच्छी होगी। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनसे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। ये हमने देखा है अभी। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। ज़रा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं? अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखते हो। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती है क्योंकि सरकार, समाज ने इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। अब हम देखते हैं कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक स्थिति, उपलब्ध श्रेणी। यहाँ देखते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर पुरुष 76 और महिला 54, और इसमें ये हम देखते हैं कि 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता वो पुरुष में 90% है और महिलाओं में 87% है। और यहाँ 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत देखते हैं तो 85 और 82 है। अब हम ये देखते हैं कि इनको कैसे हम, ये तरीका है जिसके अनुसार हम देखते हैं कि किसका जो द्रव्यमान है, वो सूचकांक है, वो सही है, उसके अनुसार स्वास्थ्य सही है। तो हम देखते हैं एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई याद करें। प्रत्येक बच्चे का किलोग्राम भार होता है। दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए उसको खड़ा किया जाता है, उसकी ऊंचाई आ जाती है। तो इसके आधार पर जो अंक प्राप्त होता है वह BMI कहलाता है। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ में और आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार इसको मापा जा सकता है। अब एक मानव विकास रिपोर्ट, यह एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम
संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में हैं। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों को हम आय के एक साथ विकास का क्या स्तर है उसको मापने के लिए प्रयोग में ले रहे हैं। तालिका 1.6 वर्ष 2019 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। ये देखो इंटरेस्टिंग है। श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में दी हुई है। 2017 की क्रय शक्ति क्या है? तो श्रीलंका की ये 12,707 है, भारत की 6,681 और म्यांमार की 4,961 है, पाकिस्तान की 5,005 है और नेपाल की 3,457 और बांग्लादेश की 4,976। अब इनकी जन्म के समय संभावित आयु देखिए। श्रीलंका 75.5 मतलब हमसे ज़्यादा है, हमारी 68.8 है। और ऐसे ही बाकी इन बांग्लादेश है उनकी हमसे अच्छी स्थिति है, नेपाल की हमसे अच्छी स्थिति है। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, तो यहाँ हम देखते हैं श्रीलंका की 10.6 है, भारत की 6.5 है ना। तो ये ज़्यादा हमारी अच्छी स्थिति नहीं है। विश्व में मानव विकास सूचकांक SDI का क्रमांक ये 189 देशों का है, जिसमें श्रीलंका का 73rd है और भारत का 130 है। तो SDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। और जन्म के समय संभावित आयु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके। यह इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें डॉलर में, तो इसके हिसाब से इसको काम में लेते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं कि हमारे पड़ोसी जो श्रीलंका है वो हमसे आगे हैं? तालिका 1.6 यह भी दिखाती है कि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावितता में पीछे नहीं है। SDI के परिकलन के बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। इसमें मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए? विकास की धारणीयता, हम विकास की जिस तरह भी परिभाषित करें विकास को, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो और कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, मतलब इसको हम बना के नहीं रख सकते। इसमें एक ये कथन है, देखो, हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया। इसका मतलब क्या है कि बच्चों से उधार लिया है तो उनको लौटाना है हमें। भारत में भूमिगत जल की स्थिति देखते हैं। हमारे यहाँ ये देखा गया है कि भूमिगत जल का अति उपयोग हो रहा है और 300 जिलों में हम इसकी सूचना देखते हैं, तो वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इन साधनों का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेज़ी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। यहाँ ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। मतलब जो जितना पानी बरसात से हो रहा है उससे ज़्यादा अगर प्रयोग कर रहे हैं तो अति उपयोग कर रहे हैं। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाते हैं और इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार और इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हम ऐसे कुछ नए साधनों के बारे में हम जानकारी खोजते रहते हैं। देखो थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तालिका 1.7 कच्चे तेल के अतिरिक्त भंडार। मध्य पूर्व में
ये 807.7 मिलियन बैटल ये है। भंडारों के चलन की अवधि 70 वर्ष बता रखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 और चलन की अवधि 10.5 वर्षों में ये समाप्त होने वाले हैं। विश्व में 1696.6 ये इतना है, और इनकी ये कि 50.2 वर्ष तक ये चलने की संभावना बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 50 वर्षों में ऐसा ही उपयोग होता रहा तो ये साधन समाप्त हो जाएंगे। पर्यावरण का हम लास्ट में देख लेते हैं। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रहा है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। थैंक यू।